जय हिंद दोस्तों, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा ग्राउंड माउंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं ऑनलाइन सोलर ट्रेनिंग से रिलेटेड क्लास चलाता हूं, तो उसमें जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो मेरे से सवाल करते हैं, जैसे प्रैक्टिकली साइट से रिलेटेड और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो है वो मैं उनको बताता ही हूँ कि आपको कौन से पॉइंट लेना है या कैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, उसके बारे में आप उन लोगों को बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई भी कंपोनेंट के बारे में बताऊँ तो मेरे क्लास में जो स्टूडेंट है उनको भी बेनिफिट हो और मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी बेनिफिट हो। ये वीडियो मैं उनके क्लास में भी बताऊंगा और यूट्यूब पे भी शेयर करूंगा। तो दोस्तों मैं साइट पे आया हूँ और साइट से रिलेटेड आपको बताऊंगा कि सिंगल कॉलम पे ग्राउंड माउंट सोलर प्रोजेक्ट को जो डिजाइन करते हैं उस वो डिजाइन करने का क्या प्रोसेस है और उसको जो इंस्टॉल करते हैं उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में सिंगल कॉलम पे स्ट्रक्चर सभी है। ये देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो काम हुआ है वो केवल स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम हुआ है, केवल स्ट्रक्चर को इंस्टॉल किया गया है, चाहे वो राफ्टर हो गया, चाहे वो कॉलम, पर्लिन ब्रेसिंग, कंप्लीट स्ट्रक्चर असेंबल हुआ है। लेकिन मॉड्यूल अभी असेंबल नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं मॉड्यूल मेरे बैक साइड में है। वॉडी 545 वॉट पिक का मॉड्यूल है और सभी नेक्स्ट वीक जो आने वाले हैं उसमें सभी मॉड्यूल असेंबल हो जाएगा। तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं हॉट डीप के साथ साथ गैल्वेनियम मटेरियल है। हॉट डीप मीन्स जो माइल्ड स्टील आती है उसको जिंक से कोटिंग किया जाता है और वो जिंक का जो कोटिंग होता है वो उसका जो लाइफ होता है मिनिमम 25 ईयर्स होता है और मैक्सिमम जितना हो सके वो चला जाता है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये पर्लिन है और ये जो राफ्टर है और ब्रेसिंग है, ये सब गैल्वेनियम मटेरियल्स है। गैल्वेनियम में क्या है, इसका लाइफ कम होता है हॉट डिप के कंपेयर में। लेकिन हाँ, अगर ये पानी से बचा जाए, अगर इसको पानी से सेफ रखते हैं तो ये नहीं ख़राब होता है। इसका भी लाइफ 10 साल से एवं भी जाता है, 10, 15, 20 साल तक चला जाता है, क्योंकि जो इसका क्या कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ होता है जो मेगा पास्कल में है वो 550 होता है। कंपेयर करते हैं कॉलम के, कॉलम का जो मेगा पास्कल है 350 ही है। स्ट्रेंथ के कंपेयर में देखता हूँ तो वो 2 mm थिकनेस में है। कॉलम आप देख सकते हैं, कॉलम 2 mm थिकनेस में है और ये 1.2 mm थिकनेस है, मतलब 0.8 mm कम है ये, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें है। ये ना जल्दी ख़राब होगा ना जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा नहीं, थिकनेस कम होने के बावजूद भी। लाइफ ठीक है, 25 साल है। 25 साल इसीलिए है कि उसमें मैंने जिंक का कोटिंग कर दिया हूँ। अगर जिंक का कोटिंग नहीं करूँगा तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसके कंपेयर में बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, जंग लगेगा। मैं आपको कुछ ब्लैक मटेरियल्स दिखा दूंगा साइड पे, पूरी तरीक़ा से नष्ट हो गया है। अगर 1 साल उसको और छोड़ देते हैं तो वो पूरा तरीक़ा से मिट्टी के अंदर मिट्टी लग के वो पूरा ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो जिंक का कोटिंग कर देते हैं तो स्ट्रक्चर का लाइफ बढ़ जाता है और जिंक का जो परसेंटेज है वो लगभग 80 माइक्रोन है, मिनिमम कह सकते हैं 80 माइक्रोन मिनिमम है। एबव चला जाता है 120, 130, 110 माइक्रोन तक चला जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने टेबल के पास हूँ, सामने से धूप आ रहा है तो थोड़ा सा इशू हो रहा है। मौसम शाम के टाइम में बताऊँगा तो डिटेल से बता दूँगा। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्राउंड माउंट सोलर स्ट्रक्चर को कैसे पाइलिंग करेंगे और जो कॉलम को जो पाइलिंग हुआ है उसमें कैसे कंक्रीट के साथ असेंबल करेंगे
और उसके साथ साथ उसका अलाइनमेंट कैसे होगा वो बताऊंगा, और स्ट्रक्चर जो असेंबल होगा, जो यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं आप देख रहे हैं सामने, वो कौन से पार्ट को कैसे असेंबल कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पाइलिंग के बारे में बता देता हूँ। वहाँ पे देख रहे हैं एक गाड़ी लगी हुई है, कंक्रीट मिक्सचर मशीन है, आरएमसी गाड़ी है। तो वो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जो कॉलम जो पाइलिंग होता है वो लगभग यहाँ पे 1.5 मीटर डेप्थ है, ठीक है। उसके साथ साथ उसका डाया लगभग 300 mm है, और जो पाइलिंग कॉलम किया है इसके अंदर वो 1.5 मीटर का कॉलम है। ये तो 90 डिग्री पे कॉलम परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ है, आप देख सकते हैं ये परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ है। मैं आपको सिविल जो कास्टिंग हो रहा है वो आपको चलते दिखा देता हूँ। पहले सिविल के बारे में बता दूंगा, उसके बाद आएंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं वो जो कुछ पर्सन वहाँ पे मॉडल स्ट्रक्चर असेंबल कर रहे हैं उसके बारे में बता दूँ। तो सबसे पहले चलते हैं, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो पाइलिंग हुआ है, देखिए ये स्टैंड, ये फ्रेम है, ये फ्रेम पे खड़ा है, देख रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम को डेफ्ट में मतलब इधर इन किया गया है, और इसी में सिविल मटेरियल को डाला जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि सिविल मटेरियल डालेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा कॉलम इधर उधर भागे। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ये जो फ्रेम लगा हुआ है, इस फ्रेम ने इसको टाइट करके रखे हुआ है, मतलब नट बोल्ट से टाइट कर रखा हूँ, और वो हिलेगा नहीं, और वाइब्रेटर चलने के बाद भी कुछ नहीं होगा। आपको लाइव दिखाऊंगा, आप चल सकते हैं। देखिए मैं जा रहा हूँ उसके नियरेस्ट में, सिविल कास्टिंग हो रहा है। देख रहे हैं मल्टीपल कॉलम है। यहाँ पे मटेरियल बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कैसे लेबर लोग मटेरियल अंदर डाल रहे हैं, और वाइब्रेटर भी चलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आरएमसी इसको बोला जाता है, रेडी मटेरियल कंक्रीट, फुल फॉर्म होता है आरएमसी का, ऐसे आरएमसी के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मटेरियल निकलेगा, और सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। यहाँ पे कुछ लेबर केवल थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ता है ताकि मटेरियल पाइलिंग में आ जाए। ये देख सकते हैं मटेरियल यहाँ पे। आपको नियरेस्ट में लेंगे। आप कैसे डाल रहे हो? सारी
हिला दियो तुमने। देख रहे हैं अब इसमें देखिए, हाँ इसमें भी रजिस्टर चलेगा और यहाँ पे देख सकते हैं कैसे मटेरियल अंदर चला जाएगा। ये कॉलम यहाँ पे कंक्रीट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, जो मेरा ये ऐसे प्रोसेस होता है कंक्रीट डालने का। ये लोग ऐसे ही सभी कॉलम को फिक्स किए हैं, आप देख सकते हैं। ये कॉलम फिक्स हुआ है इसी के अकॉर्डिंग, सभी कॉलम इसी के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चर कैसे असेंबल करेंगे उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, और जो लेबर लोग काम कर रहे हैं वो कैसे असेंबल कर रहे हैं, उन लोगों को बता दिया गया है कि ये कंपोनेंट आपको उठाना है और ऐसे डिज़ाइन कर देना है, ऐसे असेंबल कर देना है। तो चलते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। ये ग्राउंड माउंट सोलर प्रोजेक्ट का 3.2 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है। कैपेसिटी डीसी देखते हैं तो जो डीसी कैपेसिटी है वो 3.2 मेगावाट है। यहाँ पे उन्होंने एक टेबल डिजाइन करके गए हैं, असेंबल करके गए हैं, और नेक्स्ट टेबल पे वो लोग लग गए हैं। ये देख सकते हैं, ये कॉलम राफ्टर और पर्लिन को लगा दिया है। सब अभी हल्का हल्का नट बोल्ट को टाइट किया है, प्रॉपर टाइट नहीं किया है। नट बोल्ट को सभी मशीनों के द्वारा टाइट किया जाएगा, आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर रिंच पाना लेके अगर टाइट करना स्टार्ट कर दे तो इन लोगों को काफ़ी टाइम लगेगा। मशीन के हेल्प से बहुत जल्दी टाइट हो जाएगा, और टॉर्क के साथ टाइट होगा। कितना टॉर्क लगना चाहिए एक नट बोल्ट पे, वो सब अप्लाई होगा। अब चलते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट टेबल वो लोग असेंबल कर रहे हैं, नट बोल्ट लगा रहे हैं, वो देखा। देख रहे हैं, अभी वो सब पर्लिन नहीं आया क्या वहाँ पर का? अच्छा, मतलब जहाँ जहाँ रखे वो असेंबल कर रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं दो मटेरियल यूज किया गया है, कॉलम और राफ्टर।
जो ज़मीन से कॉलम निकल रहा है वो हॉट डिप है, प्रॉपर हॉट डिप स्ट्रक्चर है। अगर उसका यील्ड स्ट्रेंथ देखते हैं तो 350 मेगा पास्कल है। और उसी के साथ जो ब्रेसिंग प्लेट कनेक्ट है, आप देख सकते हो ब्रेसिंग प्लेट है 4 नट बोल्ट के साथ, 2 नट बोल्ट कॉलम को कनेक्ट कर रहे हैं, 2 नट बोल्ट ब्रेसिंग को कनेक्ट। तो उसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 250 मेगा पास्कल है। थिकनेस ज़्यादा है कंपेयर करते हैं कॉलम के और एल क्लिट, क्योंकि स्टेड में अगर देखते हैं तो एल क्लिट और ब्रेसिंग प्लेट नहीं देखा जाता है, वहाँ पे कनेक्शन किया जाता है। तो मुझे कॉलम, ब्रेसिंग, राफ्टर और पर्लिन ये 4 कंपोनेंट पे फोकस करना पड़ता है। तो कॉलम जो है वो 80 माइक्रोन, इसका जिंक का कोटिंग है वो 80 माइक्रोन है, मिनिमम 80 माइक्रोन मिल जाएगा। अगर अलग अलग कंपोनेंट को चेक करते हैं एक एक करके या अलग अलग करते हैं तो सभी का जो जिंक का कोटिंग है वो लगभग आपको मिल जाएगा 120, 130 या 110 माइक्रोन का मिल जाएगा। उसको अब एवरेज करेंगे तो वो 80 माइक्रोन मिनिमम आएगा, क्योंकि वो लोग ऐसे ही एवरेज निकालते हैं। अब आते हैं 3 कंपोनेंट यहाँ पे मेरा हॉट डिप लग रहा है। अदरवाइज जितने भी कंपोनेंट बचा हुआ है वो गैल्वेलम यूज होता है। जैसे आप देख सकते हैं पर्लिन, जो 4 पर्लिन अभी जो नट बोल्ट लगा रहे हैं वो पर्लिन है, लेफ़्ट टू राइट देख रहे हैं वो पर्लिन यूज हो रहा है। लेकिन उसका जो थिकनेस आप देखिएगा तो आपको मिलेगा 0.9 mm थिकनेस। 0.9 mm थिकनेस में जो इसका ग्रेड है मटेरियल का वो 550 मेगा पास्कल है। क्योंकि इसका लाइफ अगर देखते हैं तो 10 ईयर्स, मिनिमम 10 ईयर्स रहता है, मैक्सिमम ऊपर जा सकता है अगर ये पानी से बच जाए तो। लेकिन गैल्वेलियम जो हॉट डिप है वो उसका मिनिमम जो लाइफ होता है वो 25 ईयर्स रहता है, क्योंकि थिकनेस ज़्यादा है और ग्रेड 350 है। और उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा गैल्वेलियम मटेरियल यूज हो रहा है 3 कंपोनेंट है, पर्लिन, राफ्टर, फ्रंट और बैक ब्रेसिंग। 2 कंपोनेंट यहाँ पे नहीं ऐड हुआ है। एक पर्लिन टू पर्लिन असेंबल के लिए आपको होल दिखा देता हूँ, ये होल से कनेक्ट किया जाता है सामने। यहाँ पे एक कंपोनेंट रहेगा और एक कंपोनेंट और रहेगा बैक कॉलम टू बैक कॉलम, मतलब एक ही कॉलम है यहाँ पे, कॉलम टू कॉलम कनेक्ट होगा बैक फ्लैंज में। जो आप देख रहे हैं होल, एक सिंगल होल नज़र आ रहा है, उससे क्या होगा, स्टेबल करके रहेगा। अगर आपका यहाँ पे कोई जैसे अर्थक्वेक है, जैसे भूकंप आता है, तो भूकंप के कंपेयर में देखते हैं तो वहाँ पे मुझे कॉलम टू कॉलम कनेक्ट करने के लिए, सेफ्टी के लिए दिया जाता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे स्ट्रक्चर असेंबल का काम हो रहा है। हो सकता है 2-4 दिन के बाद मॉड्यूल असेंबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मॉड्यूल असेंबल के बाद तुम फाइनल है, उसके बाद डीसी इलेक्ट्रिकल का काम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऊंचा नीचा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जब ये नट बोल्ट प्रॉपर टाइट होगा और डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग आ जाएगा तो वो परफेक्ट आ जाएगा। अभी सिंगल नट बोल्ट पे है तो टाइट नहीं है, जब टाइट होगा तो 30 mm या 15 डिग्री का यहाँ पे टिल्ट एंगल है, तो 15 डिग्री पे ये परफेक्ट आ जाएगा। ये सिंगल नट बोल्ट है, जैसे ही इसको नट बोल्ट टाइट हो जाएगा तो ये फिक्स हो जाएगा। डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिक्स करेंगे। आगे चलते हैं। कुछ यहाँ पे कॉलम राफ्टर असेंबल हो रखा है कंप्लीट, और कुछ बचा हुआ है।
क्योंकि यहाँ पे कॉलम और जो पाइलिंग हुआ है बहुत जल्दी काम हुआ है, यहाँ पे बहुत फास्ट काम हुआ है, आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूल का वॉट पीक भी ज़्यादा है, 550 वॉट पीक है, 550 या 545 वॉट पीक है। तो मॉड्यूल का वेट ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रक्चर हेवी यहाँ पे यूज हो रहा है। आज से 5 साल पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर देखते हैं, वहाँ पे मॉड्यूल का वॉट पीक कम था, 335-325 वॉट पीक था, 300 वॉट पीक था। तो स्ट्रक्चर बहुत हल्का यूज करते थे। जैसे ये आप देख रहे हैं 120 है तो 120 की जगह पे 80 mm यूज करते थे। कॉलम अगर 180 है तो 180 की जगह पे 100 mm का कॉलम यूज होता था। तो 335 वॉट पीक में वो सफिशिएंट था। जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि कॉलम को पाइलिंग के साथ साथ जो स्ट्रक्चर इंस्टॉल करेंगे उसका क्या स्पेसिफिकेशन है और जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं उसका क्या ग्रेड है मटेरियल का और प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो दोस्तों उसके बारे में बताऊंगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉलम है, कॉलम 180 mm का विड्थ है, जो इसका वेब है वो 180 mm का है और इसका जो फ्लेंज है, फ्लेंज 60 mm का है और लिप 20 mm का है। और जो इसका हाइट है, अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पे मॉड्यूल लगेगा, अगर सोलर प्लेट लगेगा तो सोलर प्लेट लगने के साथ साथ इसका जो हाइट होगा वो 500 mm हाइट होगा। जो ग्राउंड क्लियरेंस होगा वो 500 mm होगा और उसके साथ साथ जो टिल्ट एंगल होगा 15 डिग्री टिल्ट एंगल होगा। जो मॉड्यूल का टिल्ट होगा वो 15 डिग्री होगा। अब इसमें दोस्तों जो कॉलम यूज किया गया है और ब्रेसिंग प्लेट यूज किया गया है, उसके साथ साथ एल क्लिट, ये जो 3 कंपोनेंट का मैंने नाम बताया हूँ वो है हॉट डिप मटेरियल्स। हॉट डिप मटेरियल्स मीन्स यहाँ पे जिंक का कोटिंग किया गया है। जो कोटिंग का जो माइक्रोन है वो मिनिमम 80 माइक्रोन है। मीन्स मिनिमम यहाँ पे कहा जा सकता है कि ओवरऑल जो कॉलम है उसका सभी कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का ये क्या कहते हैं माइक्रोन को चेक करके जो मिनिमम निकाला गया है, रेशियो निकाला गया है वो 80 माइक्रोन है। अगर मैं एक कॉलम को स्पेसिफाई करता हूँ, चेक करता हूँ, तो एक कॉलम को अगर चेक करता हूँ तो उसका जो ये माइक्रोन आएगा वो कहीं पे 90 माइक्रोन आएगा, कहीं पे 100 माइक्रोन आएगा, कहीं पे 150 माइक्रोन आएगा, कहीं पे 120 भी आएगा और कहीं पे 80 की जगह पे 70 भी आ जाएगा। लेकिन 70 से नीचे नहीं जाएगा, रेयर केस में 70 आएगा। तो वो सबको अगर रेशियो निकालते हैं तो 80 माइक्रोन कम से कम आ ही जाता है। अब दोस्तों कॉलम, ब्रेसिंग प्लेट और एल क्लिट का जो ग्रेड है, कॉलम को देखते हैं तो कॉलम 180, 60, 20 2 mm थिकनेस में है और जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो है 350 मेगापास्कल। और एल क्लिट और ब्रेसिंग प्लेट है उसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 250 मेगापास्कल है। क्योंकि क्या होता है 250 मेगापास्कल और 350 मेगापास्कल में अगर मैं 2 mm या 2 mm से ज़्यादा थिकनेस को 250 मेगापास्कल में बेंड करता हूँ तो जहाँ से जो बेंड होता है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि मेरा 5 mm 6 mm का सीट है और वो 250 मेगापास्कल में है और उसको मैं बेंड करता हूँ तो यहाँ से वो लगेगा कि चिरा गया। चिरा मीन्स मतलब फट जाता है, कटिंग जैसा लग जाता है कि कटा कटा। तो इसीलिए 350 मेगापास्कल यूज करते हैं। और यहाँ पे थिकनेस कम है, 2 mm थिकनेस है, तो 2 mm थिकनेस के लिए 350 मेगापास्कल यूज किए हैं। 350 स्ट्रेंथ काफ़ी होता है हॉट डिप के मैटर में 250 के कंपेयर में। एल क्लिट, ब्रेसिंग प्लेट और कॉलम ये हॉट डिप है।
अब आते हैं, ये जो देख रहे हैं आप फ्रंट ब्रेसिंग और बैक ब्रेसिंग फ्रंट ब्रेसिंग गैल्वेलम है। जो साइज है इसका अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। जो बैक ब्रेसिंग है उसका जो साइज है वो 60-40 और थिकनेस में 1.6 mm थिकनेस है, जो 150 के विंड स्पीड पे पास है। फिर से आप नोट कर सकते हैं, जो फ्रंट बैक ब्रेसिंग है और बैक ब्रेसिंग है दोनों का साइज 60-40-15 और थिकनेस में 1.6 mm थिकनेस है, जो गैल्वेलम है। अब गैल्वेलम का जो मेगा पास्कल है वो 550 मेगा पास्कल है, क्योंकि गैल्वेलम में जितना जो थिकनेस कंसीडर किया जाता है 0.9 mm से लेकर 2 mm 2.5 mm तक का थिकनेस यूज किया जाता है। लेकिन रह गया सवाल कि जितना ज़्यादा थिकनेस होगा उतना ही गैल्वेलम कॉस्टली होता है हॉट डिप के कंपेयर में। ऐसे कम थिकनेस है तो हॉट डिप से सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि अब देखिए वेट कमेगा। अगर पर केजी में देखते हैं 2 mm का वेट 1 मीटर में निकाल लीजिए और 0.9 mm का वेट 1 मीटर में निकाल लीजिए तो काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर 1 किलो का वेट 2 किलो आया, 1 मीटर का वेट 2 किलो आया, 100 रुपये से मान लीजिए 100 रुपये किलो है तो 200 रुपया। और 0.9 mm थिकनेस का 1 मीटर का वेट आपका 1 किलो आया, अगर वो 110 रुपये भी किलो देगा तो आपका 110 रुपये आएगा, 110 रुपये आएगा। लेकिन वो 200 रुपया खा गया, मतलब 190 रुपये आपका एक्स्ट्रा ले रहा है। और स्ट्रेंथ के मैटर में भी ये ठीक है। लेकिन इसके साथ एक थोड़ा सा दिक्कत ये है कि गैल्वेलम को कॉलम में यूज नहीं कर सकते। क्यों? कॉलम में अगर यूज करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो सिविल कंक्रीट हुआ है गैल्वेलम में, जैसी वो सिविल कंक्रीट होगा और कुछ पानी पर लगेगा वहाँ पे तो वो जंग लग जाएगा, तो गैल्वेलम ख़राब हो जाएगा। ज़मीन के टच में नहीं आना चाहिए, ज़मीन से ऊपर होना चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जंग लगता है। गैल्वेलम का ऐसे लाइफ 10 इयर्स का होता है, 10 ईयर्स से एबव। अगर आपका लोकेशन बढ़िया है और बारिश उतना नहीं हो रहा है तो 10 ईयर्स से एबव चला जाता है, ऐसे ख़राब नहीं होता। कहाँ पे जंग कहाँ पे लगता है? जहाँ से कट के आया है, वो पहले से कट के आया है, मशीन से जो कटा होता है वहाँ पे जंग नहीं लग सकता है। लेकिन आपने खुद लाके अपने साइट पे मशीनों से काटे हैं तो वहाँ पे जंग 100% लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अब ये बता देता हूँ कि मेरा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था फ्रंट ब्रेसिंग और बैक ब्रेसिंग। फ्रंट ब्रेसिंग बैक ब्रेसिंग का जो थिकनेस क्या कहते हैं वेब और फ्लेंज है वो है लगभग आपका 60-40-15 और थिकनेस है 1.6 mm। लेकिन राफ्टर में आते हैं तो राफ्टर में यहाँ पे आपका साइज बढ़ जाएगा, यहाँ पे आपका राफ्टर का जो सेक्शन है वो आपका बढ़ जाता है। आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, आगे की तरफ आते हैं। आज साइट से रिलेटेड ही बहुत कुछ बताऊंगा आपको, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, जो कंटेंट मुझे मिल रहा है सोलर से रिलेटेड वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी मैं इस पे मेहनत कर रहा हूँ। तो अब देख सकते हैं अब आते हैं राफ्टर का साइज। जो राफ्टर का साइज है यहाँ पे 120 बाई 60 बाई 30 mm है और थिकनेस में 1.2 mm थिकनेस है। ये एक छोटा सा कुत्ता आया है और मेरे पास आया, चल ओ आराम से नहीं 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 नहीं, देख रहे हैं ये रखवाली अभी कर रहा है। ये 6 महीना बाद ये बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर बहुत प्यारा है।
बहुत प्यारा है, देख रहे हैं। सही से है ना, सही से ना ना बाबू, ना ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब चलिए, अब आते हैं, ये भी देख रहा है कि आखिर क्या कर रहा है ये, फिर आ गया मेरे पास। वहीं पे रहो। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो राफ्टर का साइज है वो है 120, 60, 30 और थिकनेस में जो है 1.2 mm थिकनेस है। ये जो राफ्टर का साइज है वो 1.2 mm थिकनेस है। 1.2 mm थिकनेस में इसका भी जो ग्रेड है 550 मेगा पास्कल है। और ऐसे यहाँ पे 120 इन्होंने लिए हैं। 120 के जगह पे 100 mm का भी राफ्टर चल जाता, कोई इशू नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया है कि मैं जो बताया हूँ वो ग्राउंड माउंट से रिलेटेड राफ्टर, उसके बाद मेन कॉलम हो गया जो सिंगल कॉलम कहते हैं, उसके साथ साथ ब्रेसिंग प्लेट, एल क्लीट और एक्सटेंशन कॉलम। एक्सटेंशन कॉलम के बारे में नहीं बताया हूँ। एक्सटेंशन कॉलम बेसिकली यहाँ पे कोस्ट कटिंग के लिए दिया गया है जो पाइलिंग के अंदर रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे दो सवाल मैंने नहीं बताया हूँ। पहला कि ब्रेसिंग प्लेट का साइज मैंने यहाँ पे क्या लिया हूँ और एल क्लीट का साइज क्या लिया हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एल क्लीट का साइज हमेशा डिपेंड करता है पर्लिन पे। पर्लिन से 10 mm कम होना चाहिए या पर्लिन के बराबर होना चाहिए, उससे एबव नहीं होना चाहिए। दोस्तों आज साइट से रिलेटेड मैं लगभग जानकारी आपको शेयर करूंगा। अब रह गया सवाल दोस्तों कि यहाँ पे अभी तक जो मेरा पॉइंट था वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, जो मैंने स्ट्रक्चर से रिलेटेड बता दिया हूँ। अब इसके साथ साथ दो चीज़ बचा हुआ है, एल क्लीट और पर्लिन को बताना। पर्लिन के साथ साथ मेरा सैग एंगल भी आएगा। सैग एंगल क्यों यूज करते हैं और ब्रेसिंग, क्रॉस ब्रेसिंग जो बैक कॉलम टू बैक कॉलम कनेक्ट किया जाता है उसको क्यों यूज करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि ये टेबल से ये टेबल के बीच में जो गैप दिए हैं वो क्यों दिए हैं। ये टेबल से ये टेबल के बीच में जो गैप दिए हैं वो क्यों दिए हैं और कितना दिया जाता है। तो दोस्तों आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमेशा सबसे पहले आपको अगर टेबल टू टेबल गैप देखना है तो आपको हमेशा एक चीज़ पे ध्यान देना है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, क्योंकि ये स्टेट वाइज और लोकेशन वाइज सबका अलग अलग होता है। मोटा मोटी स्टेट वाइज ही पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट डिजाइन किए हैं दिल्ली के लिए और वो प्रोजेक्ट लगा दिए हैं सेम लेंथ विड्थ, सेम कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस, सेम टेबल टू टेबल डिस्टेंस, कहाँ, साउथ की तरफ। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं एक टेबल लगा हुआ है, दो टेबल लगा हुआ है। सेम स्ट्रक्चर आप इंस्टॉल कर दिए साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ इंस्टॉल किए तो वहाँ के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो लैटिट्यूड है वो है लगभग 12-13 डिग्री। और आगे चले जाइए केरला की तरफ चले जाइए तो वहाँ पे 9 डिग्री लैटिट्यूड है। लेकिन अगर वही डिज़ाइन अगर किसी पर्सन ने डिज़ाइन किए हैं केरला के अकॉर्डिंग ग्राउंड माउंट, सेम लेंथ विड्थ के साथ,
सेम टेबल टू टेबल डिस्टेंस गैप दे के शैडो चेक कर लिए हैं। और वही स्ट्रक्चर वही टेबल आप नॉर्थ की तरफ कोई सा भी स्टेट में लगा दीजिए, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, कोई सा भी स्टेट में लगा दीजिए, तो आपका वहाँ पे एक टेबल से दूसरे टेबल पे जो शैडो जाएगा वो एक मॉड्यूल खा जाएगा पूरा। क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जो लेटीट्यूड को 10 डिग्री लेटीट्यूड को कंसीडर करके शैडो चेक कर लिए हैं, तो उनका टेबल टू टेबल मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ये टेबल का पॉइंट और ये टेबल का पॉइंट। अभी यहाँ पे मॉड्यूल लगेगा तो मॉड्यूल बाहर की तरफ 400 mm निकलेगा और यहाँ पे भी 400 mm बैक साइड निकलेगा। तो इस टेबल का जो मॉड्यूल है बैक पॉइंट वो, और इस टेबल का जो फ्रंट पॉइंट है, उस दोनों के बीच में जो गैप होगा, उस दोनों के बीच में जो गैप होगा वो अपने नॉर्थ में आते हैं 28-29 डिग्री लैटिट्यूड के हिसाब से। तो मेरा जो गैप बन रहा है वो लगभग बन रहा है 3 मीटर, 3-3.25 मीटर पे शैडो फ्री हो जाता है। लेकिन वही बंदा केरला में डिज़ाइन किया है तो वहाँ पे उनको 1800 mm तक जाते जाते शैडो फ्री हो गया, 1802 मीटर तक जाते जाते शैडो फ्री हो गया। तो वहाँ पे परफेक्ट है वहाँ के लिए। लेकिन अपने यहाँ के लिए क्या होगा, ये टेबल का जो शैडो होगा इस टेबल पे आ जाएगा, मतलब एक मॉड्यूल पूरा खा जाएगा। कौन से मंथ में? अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ, दिसंबर मंथ, जनवरी मंथ, ये 4 मंथ आपका पूरा शैडो रहेगा सोलर प्लेट पे। हाँ, मई, जून, जुलाई, अगस्त के मंथ में शैडो नहीं आएगा। अभी देख सकते हैं, अभी अगर 500 mm का और मॉड्यूल लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा मेरा मॉड्यूल शैडो। तब भी यहाँ पे आप देख रहे हैं इस टेबल से इस टेबल के बीच में अभी जो गैप है अभी भी लगभग 1.5 मीटर से एबव गैप है। और अभी जो मंथ चल रहा है वो मंथ है मार्च मंथ। आज 3 तारीख है मार्च मंथ का, तो इतना शैडो आ रहा है। अगर यही नवंबर दिसंबर रहता तो ये शैडो यहाँ से उठ के इसके टेबल पे यहाँ पे आया रहता। क्योंकि नवंबर दिसंबर मंथ में जो शैडो बनता है वो सबसे बड़ा बनता है शैडो। और मई जून मंथ में तो शैडो यहाँ पे इनका तो टेबल एकदम इसके नज़दीक सीधा रहेगा, ऐसे रहेगा, पता नहीं चलेगा कि धूप यहाँ आ रहा है। तो जून, जुलाई, अगस्त, मार्च, अप्रैल ये सब मंथ में दिक्कत नहीं होता है शैडो के लिए। तो दोस्तों अब आते हैं और यहाँ पे जो मॉड्यूल यूज हो रहा है मॉड्यूल वारी का है। वारी 545 वाट पीक है। वारी पहले 25 साल का ये बताता था कि वारंटी है, अब इन्होंने 2 साल और बढ़ा दिया है, 27 साल का वारंटी कर दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आपका मॉड्यूल सेफ़ है तब तो 25 साल 27 साल चलेगा। आंधी में थोड़ा सा भी डैमेज हुआ तो वो 25 साल तो दूर, 1 दिन का भी उसका वारंटी नहीं लेगा वो। हाँ, इंश्योरेंस कराए हैं तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। आप इंश्योरेंस क्लेम कीजिएगा तो आपको मॉड्यूल का प्राइस मिल जाता है अगर इंश्योरेंस है तो। देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने जो वारंटी दे रखा है 27 ईयर्स वारंटी वारी का है, वन विथ दिस सन। क्योंकि वारी के अंदर मैंने एक बढ़िया खूबी देखा हूँ कि इनका जो मॉड्यूल टू मॉड्यूल पर्लिन टू पर्लिन गैप होता है 1178 mm ही लेता है और मॉड्यूल का लेंथ सेम ही रहता है। इंडिया में जितने भी मॉड्यूल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होता है, ऐसे तो मॉड्यूल का जो सेल आता है वो फॉरेन से ही आता है, चाइना से आता है और 2-3 कंट्री है। लेकिन जो उसका मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल वहाँ से आता है सेल बन के, और यहाँ पे आके हर एक कंपोनेंट असेंबल हो जाता है अपने इंडिया में। सबसे ज़्यादा अगर आप देखते हैं तो यहाँ गुजरात की तरफ चले जाइए, गुजरात में बहुत ज़्यादा असेंबल हो रहा है। बहुत सारे कंपनी का आपको मॉड्यूल मिल जाएगा। सभी का जो जनरेशन का
प्रोसेस है वही है, सेम ही है, लगभग। लेकिन हाँ, प्राइस में थोड़ा मोड़ा आगे पीछे है। कोई 10 पैसा ज़्यादा लेता है पर वॉट पीक पे, कोई 10 पैसा कम लेता है। तो मॉड्यूल का जो मार्केट में चल रहा है, होड़ चल रहा है, 545 वॉट पीक है। अभी 670 वॉट पीक तक का मॉड्यूल यूज हो रहा है। और जो मॉड्यूल का लेंथ है सेम मिलेगा लगभग सबका। 670 वॉट पीक में थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा है, 2384 बाई 1303 लेंथ विड्थ है। लेकिन 545 वॉट पीक में जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल का लेंथ विड्थ कम है, 1134 विड्थ है। अगर आप देख सकते हैं ये होल से ये होल के बीच में जो डिस्टेंस देख रहे हैं वो 1085 या 1090 होगा। और जो इसका आउटर लाइन होगा, क्योंकि 35 बाहर भी जाता है, तो 1134 हो जाता है। ठीक है, 1134 होता है, मतलब 15 20 दोनों तरफ चला जाता है। तो अगर 1085 होगा तो 15 मतलब 25 दोनों तरफ आउटर जाता है। ये जो देख रहे हैं विड्थ, ये जो विड्थ देख रहे हैं मॉड्यूल का पैलेट का, वो 1134 है। हाँ, इनर पार्ट उसका 1134 है, आउटर उसके हिसाब से होगा। यहाँ भी देख सकते हैं। अब दोस्तों इसका जो पर्लिन डिज़ाइन होता है डिपेंड करता है आपके मॉड्यूल पे। मॉड्यूल का साइज क्या है, मॉड्यूल का विड्थ क्या है, मॉड्यूल का वेट क्या है, मॉड्यूल की वेट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है और उसके बाद डिज़ाइन होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 4 पर्लिन यूज हुआ है। पर्लिन 1 2 3 4। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 1 होल 2 होल, 1 और ये 2 होल, ये दोनों में मॉड्यूल का फर्स्ट पॉइंट कनेक्ट होगा और दूसरा जो पॉइंट होगा वो होल और वो होल में कनेक्ट हो गया। मतलब ये जो लेफ्ट साइड का 2 होल और राइट साइड का 2 होल और लेफ्ट साइड का 2 होल, 4 होल मिलके एक मॉड्यूल असेंबल होगा। फिर टॉप में जाइए, फिर 4 होल, वो 4 होल एक मॉड्यूल को असेंबल करेगा। तो यहाँ पे जो मॉड्यूल असेंबल होगा ऐसे ये प्रोसेस है असेंबल करने का। अब आते हैं साइज। जो पर्लिन का साइज यूज हुआ है यहाँ पे वो है आपका लगभग 100 इसका विड्थ है। एक बार चेक कर लेता हूँ। इसका जो कॉलम का सेक्शन है 100 50 15 और थिकनेस में 1.2 थिकनेस है। गैल्वेलम है, 550 वॉट पीक ग्रेड है। और उसके साथ साथ इसमें आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आप ठीक है ये होल से ये होल के बीच में तो 1085 है और 2 होल के बीच में 70 है, लेकिन ये होल क्यों दिया गया है? तो आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये होल सैग एंगल को कनेक्ट करने के लिए दिया गया है। सैग एंगल बेसिकली पर्लिन का जो एक तरह से कह सकते हैं पर्लिन अपोजिट भागता है। क्या होता है कि एल क्लीट, ये एक एल क्लीट है, एक एल क्लीट वो है, दोनों एल क्लीट से पर्लिन को अटैच कर दी। लेकिन सेंटर में क्या होगा, कुछ पॉइंट जो कुछ में आगे पीछे हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, सेम जो मॉडल अगर मान लीजिए कि 1400 पर्लिन टू पर्लिन डिस्टेंस है, तो 1450 का सैग एंगल कट करके 25 का होल दे के दोनों नट बोल्ट से टाइट करके थोड़ा सा इसको आगे की तरफ पुश करते हैं। जितना मेरा गैप हो रहा है थोड़ा सा उधर से पुश करके दोनों को कनेक्ट कर देते हैं नट बोल्ट से। तो क्या होता है, जो डायमेंशन मेरा यहाँ पे मिलेगा आपको, जो डायमेंशन यहाँ पे मिलेगा वही डायमेंशन आपको वहाँ भी मिलेगा और वही डायमेंशन यहाँ भी मिलेगा, अगर सैग एंगल कनेक्ट करते हैं तो। अगर सैग एंगल नहीं कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, आपका अलाइनमेंट थोड़ा सा चेंज रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा नीचे वाला पोर्शन का अलाइनमेंट तो सही जा रहा है, ऊपर वाले पोर्शन का सही जा रहा है, लेकिन जो सेंटर में जो मेरा मॉड्यूल है वहाँ पे गैप 25 की जगह पे 28 है, 30 है, 29 है, कहीं 20 है। तो उसको सही करने के लिए सैग एंगल का यूज किया जाता है। और दूसरा जो टेक्निकल लैंग्वेज में आते हैं तो सैग एंगल
पर्लिन के स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। जो सैग एंगल होता है वो पर्लिन के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और पर्लिन को ट्विस्ट होने से बचाता है। जैसे क्या होता है कि पर्लिन, मान लीजिए कि मेरा ये पोर्शन यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया, तो ये तो मेरा लगभग 15 डिग्री पे आ रहा है। अब देख रहे हैं, ये टाइट करेंगे तो ये 15 डिग्री पे आ रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा ऐसे या ऐसे। तो क्या होगा, वो पर्लिन को और ये पर्लिन को कनेक्ट कर देंगे सैग एंगल से, तो उस ट्विस्ट को वो नेगलेक्ट कर देता है। तो दोस्तों देख सकते हैं, आज मैं जो साइट से रिलेटेड आपको बताया हूँ, ग्राउंड माउंट से रिलेटेड बताया हूँ। आज का टॉपिक फ्रेशर से लेके जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी प्रॉपर तरीक़ा से नट बोल्ट नहीं हुआ है और टाइट नहीं हुआ है। ये कब टाइट होगा, जब मेरा मॉड्यूल लगना स्टार्ट हो जाएगा। नट बोल्ट सब लगभग टाइट हो जाएगा, लेकिन वो टॉर्क के साथ टाइट नहीं होगा जैसे परफेक्ट लगता है। मॉड्यूल लगेगा, मॉड्यूल के साथ साथ असेंबल हो जाएगा और वो सब टाइट हो जाएगा। मॉड्यूल असेंबल होगा, वो टाइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि मॉड्यूल कैसे असेंबल किया गया है, और कुछ इलेक्ट्रिकल से भी रिलेटेड आपको बताऊंगा। डिज़ाइन करने के साथ साथ इंस्टॉल कैसे करेंगे मैं आपको प्रैक्टिकली और डिज़ाइन सॉफ्टवेयर पे जो डिज़ाइन होता है उससे रिलेटेड आपको बताऊंगा कि कैसे डिज़ाइन करेंगे और उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे साइट पे। देख रहे हैं वहाँ पे फाउंडेशन का काम चल रहा है, फाइलिंग का काम चल रहा है। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कॉलम का क्वांटिटी है वो 2x28 का टेबल यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। 2x28 के टेबल में जो कॉलम का क्वांटिटी है वो 13 क्वांटिटी है। हर एक 2500 mm पे, 2500, 2400, 2500 mm पे डिस्टेंस है। हर एक कॉलम टू कॉलम जो डिस्टेंस देख रहे हैं वो 2500 mm पे है। और यहाँ पे जो दोस्तों देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो कॉलम का जो लेंथ विड्थ देख रहे हैं वो है, यहाँ पे कॉलम जो डिज़ाइन हुआ है वो हॉट डिप में डिज़ाइन है। पर्लिन, राफ्टर और ब्रेसिंग वो जो है वो गैल्वेलम में है। अब साइज क्या है उसके बारे में बताऊंगा आपको कि साइज क्या लिए। अब इसमें मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा कि अगर मैं इसको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, साइट पे मैं आके आपको बता रहा हूँ, साइट से के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर साइड व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। इसी में अटैच करके दिखाऊंगा कि कैसे डिज़ाइन होता है और कैसे पार्ट को असेंबल करते हैं। और साइट पे जो अभी बता रहा हूँ वो कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा कि कंपोनेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो अभी मैं जो एक्सप्लेन करूंगा, अभी केवल कंपोनेंट को एक्सप्लेन करूंगा जो साइट पे मेरा लगा है, और इसी को मैं सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन करके आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर पे कौन सा जो कंपोनेंट लगा रहे हैं किस हिसाब से लगाएंगे, कहाँ पे होल पंच करेंगे और कहाँ पे एलईडी को कनेक्ट करेंगे जो परफेक्ट आए। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो ये कॉलम है, ये कॉलम जो है 180x60 20 mm लिप चैनल बन रहा है, सी चैनल। जैसे ये देख रहे हैं, ये जो सेक्शन है ये ऐसा सेक्शन बन रहा है। मैं नज़दीक ले जाके दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जो चैनल बन रहा है ये वेव है, ये वेव कहा जाता है। ये वेव का जो लेंथ है वो 180 mm है, और ये फ्लैंज होता है,
ये फ्लैंज है, ये 60 mm है, और ये लिप चैनल है, लिप चैनल 20 mm है। और इसका थिकनेस आपको बता देता हूँ, थिकनेस है इसका 2 mm थिकनेस में। मटेरियल का ग्रेड भी आते हैं, तो मटेरियल के ग्रेड को देखते हैं तो वो ग्रेड आ रहा है 350 मेगापास्कल। और ये जो देख रहे हैं ब्रेसिंग प्लेट है 400 mm लेंथ है, और जो इसका विड्थ है 100 mm है। 4 नट बोल्ट के साथ है। 2 नट बोल्ट मेरा कॉलम से ब्रेसिंग प्लेट को अटैच किया गया है, आप देख सकते हैं ब्रेसिंग प्लेट को कनेक्ट किया गया है। और जो 2 नट बोल्ट देख रहे हैं, एक नट बोल्ट बैक फ्रंट ब्रेसिंग को कनेक्ट किया गया है, और एक जो नट बोल्ट देख रहे हैं वो बैक ब्रेसिंग को कनेक्ट किया गया है। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अब आते हैं राफ्टर की तरफ चलते हैं। राफ्टर से पहले ब्रेसिंग को बताता हूँ कि ब्रेसिंग का जो साइज है, ये फ्रंट ब्रेसिंग है, ये बैक ब्रेसिंग है। फ्रंट ब्रेसिंग का जो साइज है वो 60-40-15 और थिकनेस में 1.6 mm थिकनेस है फ्रंट ब्रेसिंग का, और बैक ब्रेसिंग का भी जो गैल्वेलम में है उसका ग्रेड अगर देखते हैं तो 550 मेगापास्कल ग्रेड है मटेरियल का, जो गैल्वेलम में है। क्योंकि थिकनेस यहाँ पे कम है तो इसका ग्रेड ज़्यादा लिए। अगर थिकनेस ज़्यादा रहता तो ग्रेड ज़्यादा लेने का कोई ज़रूरी नहीं होता। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेसिंग अपना क्लियर हो गया। ब्रेसिंग को भी एक नट बोल्ट के साथ कनेक्ट है फ्रंट ब्रेसिंग। बैक ब्रेसिंग को भी देख सकते हैं, बैक ब्रेसिंग को भी कनेक्ट है राफ्टर के साथ सिंगल नट बोल्ट के साथ। लेकिन यहाँ पे नट बोल्ट का साइज अलग है। यहाँ पे नट बोल्ट का जो साइज है वो अलग है। नट बोल्ट जो स्ट्रक्चर को असेंबल कर रहे हैं वो 12 mm का नट बोल्ट है, और एल क्लीट को जो असेंबल कर रहे हैं वो 8 mm का है। ये अभी नट बोल्ट टाइट नहीं हुआ है, लूज है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं अब राफ्टर की तरफ। राफ्टर का साइज देखते हैं तो ये जो वेब है, वेब 120 है, 60 mm इसका फ्लैंज है, और 30 mm लीप है। 30 mm लीप है, जिसका थिकनेस है 1.2 mm। गैल्वेलम है 1.2 mm थिकनेस में। और इसमें इन्होंने जो मटेरियल ग्रेड लिए हैं वो 550 मेगापास्कल का लिए। अब आते हैं एल क्लीट। जो लास्ट ऑप्शन है मेरा राफ्टर से कनेक्ट हो रहा है वो एल क्लीट है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एल क्लीट में 4 होल है, बैक साइड इसके 4 होल है। लेकिन दूसरी लैंग्वेज में बताता हूँ, इसका 2 फ्लैंज है, टॉप फ्लैंज और बॉटम फ्लैंज। बॉटम फ्लैंज में आप देख रहे हैं 2 नट बोल्ट यूज हुआ है, और जो वर्टिकल फ्लैंज है उसमें 4 बोल्ट यूज किया गया है, 4 होल यूज किया है। अब यहाँ पे दोस्तों सवाल ये बनता है कि 4 जो नट बोल्ट यूज कर रहे हैं वो पर्लिन को कनेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। अब मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे जो मेरा पर्लिन है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ पर्लिन का जो लेंथ है, ये पर्लिन है, ये तो यहाँ पे पर्लिन देखिएगा तो पर्लिन का जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ वो 2500 mm का है। यहाँ पे निकल रहा है 200 mm, 500 mm निकल रहा है। तो आप इसमें पर्लिन में भी होल देखेंगे 4 होल। तो ये 4 होल यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। इसे 2 नट बोल्ट राफ्टर से कनेक्ट है तो वो स्ट्रेंथ के हिसाब से सही है। अब दोस्तों आगे आते हैं। अपना यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब पर्लिन को असेंबल करने के लिए मुझे बैक साइड आना पड़ेगा। मैं बैक साइड चल के दिखा देता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले आपको कुछ
बता देना चाहता हूँ कि इसमें दोस्तों ग्राउंड माउंट को डिजाइन करने के लिए मुझे जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना पड़ता है वो होता है लोकेशन, सॉइल टेस्ट, और लोकेशन के हिसाब से ये देखना पड़ता है कि यहाँ पे बारिश के हिसाब से कहीं पानी तो नहीं जमता है, तो वो भी चेक करना पड़ता है। यहाँ का एक पक्षी है, ज़्यादा बोलता है ये, आवाज़ बहुत बढ़िया है इसका। राजस्थान में भी ये पाया जाता है बहुत, लेकिन अपने नॉर्थ बिहार में नहीं पाया जाता। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट जो राफ्टर का सेट कॉलम के साथ लग चुका है। दोस्तों यहाँ पे गैप दिया गया है, हाँ लगभग 3 मीटर गैप है, जो मॉड्यूल लगने के बाद भी मेरा 2.5 मीटर गैप बचा रहेगा, जिससे इसका शैडो नहीं आए। शैडो चांस कम है आने का इधर। यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया गया था क्योंकि जो गाड़ी है कंक्रीट से रिलेटेड या कोई सामान वगैरह आएगा तो मेरा गाड़ी यहीं से एंट्री करेगा। ये सामने से गाड़ी आएगा और ये एंट्री करेगा। बेसिकली क्या होता है कि अगर कंप्लीट लगा देंगे तो मेरा मॉड्यूल का गाड़ी नहीं आ पाएगा। देखिए मॉड्यूल हम लोग यहीं पे उतार के रख दिए हैं, तो इसलिए छोड़े हुए। अब जैसे ही ये आरएमसी का काम ख़त्म हो जाएगा सिविल कंक्रीट का, तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर लग जाएगा। अब देखिए 3 कॉलम बचा हुआ है, 2 कॉलम यहाँ पे लग गया, 1 2, इसके बाद इससे कनेक्ट हो जाएगा। 2 कॉलम ये रहा, ये सब लास्ट में करेंगे। एक और मेरा प्लांट कंप्लीट हुआ है नजफगढ़ में, तो वहाँ भी हम लोग ऐसे किए थे। मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, जो पर्लिन असेंबल किया हूँ उसको दिखाऊंगा कि कैसे असेंबल किया गया है। ये देख सकते हैं तो हो सकता है ये 10 से 15 दिन में पूरा मॉड्यूल पर्लिन असेंबल हो जाएगा, 15 दिन के अंदर में, और उसके साथ साथ मॉड्यूल भी असेंबल हो जाएगा। ये देख रहे हैं पर्लिन। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो पर्लिन को असेंबल किया गया है। सबसे पहले आपको एल्किलीट दिखाता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं एल्किलीट देख सकते हैं। 4 नट बोल्ट से 2 लेफ्ट वाले पर्लिन को कनेक्ट किया गया है, 2 राइट वाले पर्लिन को कनेक्ट किया गया है। तो दोस्तों ये कंप्लीट 4 पर्लिन को असेंबल किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये तो मेरा साइट से रिलेटेड हो गया। साइट पे मटेरियल बन के चला गया है, और साइट पे जितने भी वहाँ पे टेक्निकल पर्सन भी होते हैं और नॉन टेक्निकल भी पर्सन होते हैं। टेक्निकल पर्सन होते हैं वो जो डिज़ाइन से रिलेटेड या साइट एग्जीक्यूट करने से रिलेटेड या
जितने भी उनका प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम है वो करेंगे। लेकिन जो नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं, जैसे लेबर हो गया ये सब, तो वो मटेरियल यहाँ से उठा के वहाँ डालेंगे। उसको तो अगर ये कंपोनेंट दे दिए, अब कहाँ पे लगेगा उसको ये पता नहीं। ये 4 बोल्ट तो लगेगा हर एक पर्लिन में, 2 लेफ्ट 2 राइट, दोनों तरफ होता है सेम होल। लेकिन जो फ्लैंज में होल होता है ना, वो हर एक पर्लिन का अलग अलग होगा। अब देखिए ये पर्लिन का आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच में लगभग 800 है, और यहाँ से यहाँ के बीच में लगभग 200 है। ठीक है, तो कोई ये बंदा आया, क्या कहते हैं, नॉन टेक्निकल पर्सन आया, और ये पर्लिन को घुमा के, अब देखिए नीचे भी इसका होल है, ये इसको जैसे ही घुमाएंगे ना, तो ये पर्लिन को ऐसे भी लगा सकते हैं। तो इस पर्लिन को इधर घुमा के लगाएंगे ना, तो ये मॉड्यूल नहीं लग पाएगा, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल पर्सन है उसको तो पता है कि ये जो नट बोल्ट कनेक्ट हो गया, चलो भाई मेरा काम हो गया। उसके बाद ये जो नट बोल्ट है ये दोनों कनेक्ट हो गया है, ये काम हो गया। तो अपना जो मेन मकसद है केवल नीचे वाले बोल्ट को कनेक्ट करना नहीं होता है, ये भी होल देखना पड़ता है। ये होल दोनों देखना पड़ता है। उसके साथ साथ सभी पर्लिन में आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये होल से ये होल के बीच में 1085 है, फिर ये होल से लेके ये होल के बीच में 1085 है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ आ गया ना 200 ये आ गया और 800 ये आ गया, तो ये होता है कन्फ्यूजन। तो टेक्निकल पर्सन का काम ये होता है कि वो ये होल को मैच कराए। ठीक है, 10 लेबर काम कर रहा है तो 10 लेबर के साथ एक टेक्निकल पर्सन रहेगा जो होल बार बार मैच करेगा। आप देखे होंगे, मैं स्टार्टिंग में दिखाया हूँ, जो वहाँ पे 8-10 लेबर काम कर रहे हैं, सिविल कंक्रीट डाल रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी मेजरमेंट टेप नहीं है, किसी के पास भी मेजरमेंट टूल्स नहीं है। एक ही पर्सन के पास है, वो बार बार चेक कर रहा है कि मेरा कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस सही है या नहीं है सही। तो उनका काम ये होता है। तो अब दोस्तों यही स्ट्रक्चर को मैं 3D में डिज़ाइन करके बताऊँगा कि 3D कैसे बनता है और कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, और उसके साथ साथ जो स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी है वो कैसे चेक करेंगे, वो इम्पोर्टेंट होता है। अब स्ट्रक्चर तो बहुत सारे टाइप से बना सकते हैं। यहाँ पे 2 mm थिकनेस, 1.1 या 1.2 mm थिकनेस लिए हैं, उसके जगह पे 5 mm भी थिकनेस लेके बना सकते हैं। उस कॉलम को 10 mm भी थिकनेस लेके बना सकते हैं, इसको 3 mm थिकनेस लेके बना सकते हैं, 4 mm थिकनेस लेके बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं ना होता है कि आप कितना भी mm थिकनेस लेके बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन चल रहा है। अगर मार्केट में 2 दुकान है, एक दुकान वाले 10 रुपया में कोई सामान बेच रहा है और दूसरा दुकान वाले 5 रुपया में सामान बेच रहा है, वही केवल थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर रखा है, देखने में वही लग रहा है, लेंथ भी तो वही लग रहा है, केवल थिकनेस कम कर रखा है, मटेरियल ग्रेड वही दे रहा है। तो आपके पास 10 रुपया वाला थोड़ा भी लेने जाएगा, वो तो लेने जाएगा 5 रुपया में ना। तो वही यहाँ है, स्ट्रक्चर एनालिसिस करके उन्होंने अपने इंजीनियर से प्रॉपर तरीक़ा से एनालिसिस करवाते हैं कि मेरा स्ट्रक्चर में अगर मेरा स्टेबिलिटी 150 या 160 पे कितना आ रहा है, कितने थिकनेस, मिनिमम थिकनेस पे 160 का विंड स्पीड सह सके, मतलब उसको क्या कहते हैं, सस्टेन कर सके। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो अभी जो बताऊंगा इसके बाद, इस वीडियो के अभी जस्ट मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा इसी में, तो उसमें आप देखिएगा कि स्ट्रक्चर को कैसे 3D डिजाइन करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों 3D की तरफ। आप मेरे वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अगर स्किप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही दुख की बात होगा कि आप मेरे वीडियो को स्किप कर रहे हैं, क्योंकि मेरे वीडियो को हर एक इंडिया के हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक लोकेशन से मुझे कॉल आता है। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ, 8:30-9 बजे से लेकर 12 बजे तक का मेरा बैच चलता है। 1-1 घंटा का 45 से 50 मिनट का एक बैच मैं रखा हुआ हूँ। अभी फ़िलहाल हर एक बैच में 2 पर्सन 1 पर्सन मैं रख रखा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ, ओवरलोड भी ना हो। तो अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर कुछ नॉलेज चाहिए तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दूंगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। फ़ीस बहुत कम है, आप मार्केट में अगर पता कर सकते हैं, अगर कहीं फ़ीस एक सॉफ्टवेयर पे 10,000 रुपया ले रहा है, 20,000 रुपया ले रहा है, 30,000 रुपया ले रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर का 50% मेरे यहाँ एक यूरोप से भी है, जो वहाँ पे रह रहे हैं, अपने इंडिया ही से हैं, उनको भी मैं सिखा रहा हूँ। और अपने दिल्ली से बहुत सारे हैं जो मेरे वीडियो को देखकर सीख रहे हैं
और अभी 3-4 मेरा रजिस्ट्रेशन पेंडिंग में है, मैं नहीं किया हूँ टाइम की वजह से। जैसे ही मेरा बैच ख़त्म होता है तो मैं दूसरा स्टार्ट करूँ। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।